लोग हैं नीचे, सबसे लेट ये लोग आते हैं। पानी पीने के लिए आप नहीं जाएंगे, बाकी आप जा सकते हैं। पानी आप पी के बैठिए, बॉटल में लेके बैठिए। समझ में आया? 15 मिनट तो ऐसे गुजार देते हैं सब लोग। बीच में जब मैं स्टार्ट कर दूंगा, सर मैं कम इन, हम सबको यही करते रहेंगे, आओ आओ। तो जब स्टार्ट टॉपिक हो जाएगा ना, तो ये जैसे 2 मिनट का निकल गया, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। पढ़ते रहिए बैठ करके। जो शुरुआती टॉपिक होता है, अगर मैं जो बता देता हूँ निकल गया, बिना मतलब का पूरा देखा। देखिए जो नया टॉपिक चलने जा रहा है, नया चैप्टर है, ये ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन है। ठीक है, ये पूरा इकोलॉजी है। क्या पढ़ना है? इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी जो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में काम देगा। आप वनडे एग्जाम देंगे, मान लीजिए कोई सिविल की तैयारी करना चाहता है, उसमें भी इकोलॉजी अच्छा खासा आता है। समझ में आया? तो इकोलॉजी एक तरीके से सारे एग्जाम में कॉमन चीज है ये। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। रट्टाफिकेशन इसमें है नहीं, रटने वाला कुछ ज्यादा एरिया है नहीं है, समझने वाला, लेकिन थोड़ा थ्योरेटिकल है ये। समझ में आ रहा है? ऐसे इसमें कुछ टर्म नहीं दिए हुए हैं, कोई नाम नहीं दिए हुए जो आपको रटने में समस्या हो। ठीक है, और इकोलॉजी में बायोलॉजी तो पढ़ते ही हैं, साथ में आप इसमें फिजिक्स भी थोड़ा सा इंक्लूड रहेगी, थोड़ी आइए ज्योग्राफी भी इंक्लूड रहेगी, और उसके बाद में आइए, आ जाओ आ जाओ, बस। और कोई है बाहर? देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जो लोग लेट आते हैं, मैं आया, कोई बच्चा यहाँ काम नहीं, कोई नहीं था यहाँ पर, हम किसको पढ़ाएंगे बताइए? वालों को पढ़ाएंगे? मतलब में टाइम निकल जाता है हमारा। ठीक है, आप पानी पीने के लिए जाएंगे, बाकी आप जा सकते हैं, और तुरंत आएंगे पानी पीने की, या बॉटल लेके आइए, पानी पीने जाना। एक दो बच्चे नीचे नहीं, कोई बात नहीं, आ जाते हैं, सबसे सब गायब हो गया। और फिर बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जब बीच में बार बार आते हैं तो। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये है इकोलॉजी का, इसमें हम लोगों को पढ़ना है इकोलॉजी। समझ में आ रहा है? देखिए सबसे पहले क्या चीज पढ़नी है इसमें, हालांकि ये एग्जाम में भी अच्छा खासा आता है। ठीक है, काफी वाइड एरिया है इसका सिलेबस में। आपको 3 चैप्टर टोटल इसमें पढ़ने हैं। जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा सा ब्रॉड है, बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा। बाकी के 2 चैप्टर हैं वो छोटे आपके चैप्टर हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, एकदम थ्योरी की फॉर्म में समझ में आ जाएगा। बुक में जो लाइनें लिखी गई हैं उसी के हिसाब से हम आपको चलेंगे। ठीक, सबसे पहले समझिए इकोलॉजी क्या होती है। इसमें एक टर्म समझना है, इकोलॉजी। इकोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। ठीक है, इकोलॉजी, इकोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है। ठीक है, जिसमें, या पहले ही समझिए इसको, टर्म किसने पूछा जाता है, ये इकोलॉजी टर्म किसने दिया? हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी? ठीक है, कोई बताएगा फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? हाँ, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? हाँ, रामदेव मिश्रा इंडियन है, पूछा भी जाएगा, इंडियन वाला ही पूछा जाएगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो राइटर ने टर्म दिया था, जो रिटर कह रहे हैं उन्होंने टर्म इकोलॉजी दिया, तो वो भी, उसमें भी बड़ा कंट्रोवर्सी है। ज्यादातर जगहों पे लिखा अर्नेस्ट हैकल कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी, और कहीं कहीं लिखा राइटर। ज्यादा सही आंसर कौन सा होता है? हैकल वाला है। समझ में आया? अगर दोनों में चूज करना है तो अर्नेस्ट हैकल। तो फादर ऑफ इकोलॉजी जो है, अगर कहेंगे मॉडर्न इकोलॉजी, तो आप बोलेंगे E.P. ओडम। ओडम है, ये इंटरनेशनल लेवल पर है, इंडिया के अलग हैं। ठीक है, इंडियन फादर, या फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के ये रामदेव मिश्रा है। ये प्रोफेसर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये टीचर थे, बनारस यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च करते थे। ठीक है, और वहां पर ये प्रोफेसर भी थे। टर्म इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल। टर्म
हाँ, कुछ जरूरत नहीं, ईपीओडम लिख लीजिएगा, सो कोई फुल फॉर्म आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा क्या है। ईपीओडम नाम है उनका। टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकल, ई हैकल बोलते हैं, अर्नेस्ट हैकल बोला जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं राइटर भी मिल जाएगा, वो भी सही होता है, REITER, लेकिन ज्यादा सही में ये है, ठीक है। इसको लिखते भी जाएंगे, क्योंकि इस बुक में ना ये पूरा चैप्टर ऐसे बोरिंग बनाया हुआ है कि आप पढ़ेंगे कहां से कहां खत्म, आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए लिखते भी जाइएगा इसको। और एक बार नोट्स बना लेंगे, वो नोट्स आपको ना बहुत आगे फिर बेनिफिशियल रहते हैं। अब बुक में इकोलॉजी की डेफिनेशन को आगे समझाया है, ठीक है, तो हम भी आगे समझेंगे। पहले थोड़ा सा जो बुक में पैराग्राफ दिया उसको आप समझ लीजिए। इन्होंने समझाया हुआ है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको समझने के पहले आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, वो क्या है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, इसको अभी आगे समझेंगे, पहले ये जानना चाहिए। जैविक संगठन जिसको बोलते हैं हिंदी में, और संगठन जब होता है तो उसमें कई चीजें, छोटी छोटी चीजें मिलके एक बड़ा संगठन बनाती हैं, तो जी ये है जैविक संगठन। तो हमारा जो शरीर है या पौधों का जो शरीर है, ये आखिर बना किससे है? एटम से बने मॉलिक्यूल, उससे बने कंपाउंड, कंपाउंड से बड़े मिलकर के क्या बना? बायोमॉलिक्यूल। माइक्रो और मैक्रो, पहले माइक्रो बने फिर मैक्रो। बायोमॉलिक्यूल से क्या बना? सेल बनी, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस है, यही लिखा हुआ है, तो आप भी लिख लीजिए। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीजें पढ़ते हैं, देखिए यहां पर लिखेंगे, मैं सीधे लिख रहा हूं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स लिखा, सीधे यहीं से स्टार्ट किया। इसके पहले क्या आएगा? इसके पहले आप बोलेंगे कि वो आएगा कंपाउंड आएंगे, उसके पहले क्या आएगा? मॉलिक्यूल आएंगे, उसके पहले एटम आएगा, ठीक है, वो सीक्वेंस रहेगी। तो मैक्रोमॉलिक्यूल है जिसको आप क्या बोल सकते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक। इनसे क्या बनेगा? इनसे बनेगा सेल, ठीक है, क्योंकि सेल में जितनी भी चीजें, आखिर होता क्या सेल में? सेल में वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी है? प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। उसके अंदर एंजाइम में बहुत सारे, तो आखिर सब चीजें बना किससे है? बायोमॉलिक्यूल से पूरी सेल बनी है। और सेल से क्या बना? सेल से बना टिश्यू, इससे बना ऑर्गन, ठीक है, और इससे बना ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स में होता है, ध्यान रखिएगा, प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनेगा? हाँ, बॉडी बनेगी पूरी। उस बॉडी को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्म को हम लोग इंडिविजुअल भी बोलते हैं। पीछे लिख लो बेटा, तुमसे कह रहे हैं, अभी 12th में नहीं हो ना, इस साल हो ना, इस साल बोर्ड के एग्जाम में काफी काम आएगा, ठीक है। बुक में है, उस हिसाब से चल रहे, लिखते जाइएगा, और नहीं हो तो यहाँ से इसका वो ले लीजिएगा, ठीक है, प्रिंट आप मिल जाएगा। ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल बना, ठीक है। इससे क्या बनेगा बताएंगे? ऑर्गेनिजम्स क्या बनता है? कई ऑर्गेनिज्म मिल करके पॉपुलेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। अरे भाई इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये क्या बन गया? पॉपुलेशन बन गई ना, तो पॉपुलेशन बनेगी, पॉपुलेशन। और कई पॉपुलेशन आपस में मिलती है तो कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी, जिसको हिंदी में समुदाय बोलते हैं। कम्युनिटी से क्या बनेगा? कई कम्युनिटीज आपस में मिलेगी तो क्या बनेगा? इकोसिस्टम। क्या बनेगा? इकोसिस्टम। यहां तक ये समझ में आ रहा है ना, ये अभी और समझ में आएगा, अगर नहीं आ रहा तो बताइएगा। और इकोसिस्टम से क्या बनेगा? बायोम। और बायोम से क्या बनेगा? बायोस्फीयर। पूरा वर्ड, पूरी धरती बायोस्फीयर है,
ठीक है। बायोस्फीयर का मतलब पूरी अर्थ पर ढेर सारे बायोम आपके हैं, तो कई बायोम मिल करके क्या बनाएंगे, बायोस्फीयर। कई इकोसिस्टम मिल बताएंगे, कई इकोसिस्टम मिलकर के बायोम बनाएंगे। क्या होगा इसमें? इकोसिस्टम और बायोम में अंतर यह है कि बायोम भी इकोसिस्टम ही है, कुछ अलग नहीं है। बड़ा इकोसिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं बायोम। जैसे डिजर्ट एक इकोसिस्टम है जो बहुत बड़े लेवल पर होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट, ठीक है, ये सब क्या है, बहुत बड़े बड़े बायोम हैं, मतलब बड़े इकोसिस्टम है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, बायोम बोल देते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा सा ना वो क्या चलेगा, जियोग्राफी भी है, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारी चीजें हैं। ठीक, अब देखिए कितना हो गया यहां से। अब और कहें कि इकोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है। भाई ये तो पूरा बायोलॉजिकल, अगर पूछा जाए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो यहां से लेकर के और ये पूरा यहां तक की सीक्वेंस है, ये है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए, इकोलॉजिकल का मतलब पारिस्थितिकी, तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा, तो एक एरो बना लीजिएगा कि यहां से लेकर के और यहां तक का जो एरिया है, ये क्या है, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसके लेवल पर है, इकोलॉजी। क्योंकि इकोलॉजी में हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे, कम्युनिटी की, इकोसिस्टम, बायोम पढ़ेंगे। तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, इकोलॉजी में हम पढ़ते क्या है, यही चार चीजें, इतनी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, बस इनको नहीं पढ़ेंगे, तो ये इकोलॉजिकल लेवल में नहीं आता है। समझ में आ रहा है? तो बायोलॉजिकल में सब कुछ आ जाएगा, इकोलॉजिकल में केवल ऑर्गेनिज्म। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट है। समझ में आ रहा है? यहां तक एकदम लाइन टू लाइन हो गया। आगे देखिए, पूछा गया है कि अब इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, इसको अगर आपको समझना है तो आपको दो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैं वही लाइन लिख दे रहा हूं, देखिए पॉइंट बना के लिखिएगा। टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इकोलॉजी को अगर आप समझना है, किसको समझना है, इकोलॉजी को अगर आपको समझना है, तो आपको दो चीजें आनी चाहिए। वी नो, हमको क्या आना चाहिए। अब दो चीजें कौन कौन सी लिखी गई हैं, उन्होंने लिखा हुआ है दो क्वेश्चन। ठीक है, हाउ और एक क्वेश्चन है आपका वाई। क्यों और कैसे का जवाब आपको आना चाहिए। ठीक है, हमको वाई का आंसर आना चाहिए, क्यों और हाउ। हर क्यों का आंसर नहीं होता है, लेकिन हर कैसे का आंसर होता है। पता है ये चीज? जैसे बायोलॉजी में बहुत सारे चीजें ऐसी हैं कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, तो रीजन अननोन है। कुछ चीजों का रीजन अननोन है, लेकिन ये कैसे होता है ये पता है। क्यों? क्योंकि जब ये जानकारी मिली कि ये जैसे कोई भी चीजें ये क्यों हो रही है, तो खोजा गया भी ये क्यों हो रही है, तो पता लगा कि कैसे का मतलब, अगर आपको पता लग जाएगा कोई भी चीज क्यों हो रही है, तो जब आप पूरी रिसर्च करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो पता लग जाएगा कैसे हो रहा है ये। ठीक है, तो इस इकोलॉजी में हम लोग दो चीजों का आंसर खोजते हैं, वाई और हाउ का। अब उसमें एग्जाम्पल लिखा है, जैसे बुलबुल जो होती है गाना गाती है, सिंग करती है। ठीक है, सिंगिंग करती है, तो क्यों करती है और कैसे करती है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा। जैसे बुलबुल सिंग करती है, तो इसमें सिंग है, तो वाई क्यों सिंग करती है, बताएंगे क्यों गाना गाती है और कैसे गाना गाती है। तो क्यों, क्योंकि वो जैसे जो फ्रॉग होता है,
फीमेल मेल फ्रॉग, वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए वो फ्रॉग की साउंड बरसात में टर की आवाज निकालते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ऐसे ही बुलबुल अपने मेल को अट्रैक्ट करने के लिए सिंग करती है। हमारे कानों की उसके लिए नहीं करती कि ताकि हमको अच्छा लगे, वो तो अच्छा लगता है हमको उसकी आवाज, लेकिन वो हमारे लिए आवाज नहीं बना रही है, ठीक है। तो फॉर मेटिंग, किसके लिए? फॉर मैटिंग, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ मेल फॉर मेटिंग के लिए, मैटिंग टू मेल। और कैसे आवाज कैसे निकलती है? क्योंकि साउंड बॉक्स है, लैरिंग्स है उसमें, ठीक है, बाई लैरिंग्स, सेरिंग्स होता है उसमें, लैरिंग्स को सेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, SYRINGS, SYRINGS बर्ड्स में ये बोला जाता है टर्म। आगे देखेंगे और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए अगला जो उन्होंने है इसमें, हाँ कुछ कह रहे हैं बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ, इसमें दूसरा है वाई आर द नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट, यही है ना इसके बाद, ठीक। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, जो नाइट फ्लावर्स होते हैं, नाइट ब्लूमिंग जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या हैं? वाइट ही क्यों होते हैं? रीजन क्या है क्यों होते हैं वाइट? क्योंकि नाइट में जो नाइट में विजिट करते हैं कलर नहीं होता है, ठीक है, व्हाइट कलर के होंगे, रात में आसानी से दिख जाएंगे। समझ में आया? जो जीव हैं जो नाइट में पॉलिनेशन कराते हैं उनको आसानी से, ठीक है। टू इजिली विजिबल, टू इजिली विजिबल इन नाइट, कैसे होता है सफेद, कैसे होता है? बैट से पॉलिनेशन दिन में नहीं होता है, रात में होता है। तो रात का जो है वो रात का फ्लावर व्हाइट होता है ताकि वो चमक जाता है रात में, कलरफुल फ्लावर रात में दिखेगा ही नहीं, ठीक। और कैसे होता है सफेद? तो पिगमेंट्स की वजह से है। भाई सफेद क्यों है? कोई रंग पिगमेंट है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया इसमें, देखिए हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैव द नेक्टर? तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, बी नो नेक्टर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं कि मधुमक्खी को कैसे पता लगता है कि वो नेक्टर है, ठीक है। किस फूल में नेक्टर है, मकरंद है, मधुमक्खी कैसे जान जाती है? तो मधुमक्खी में वैरायटीज होती हैं, ठीक है, नर मादा। इसके बाद एक होता है श्रमिक मक्खी, ठीक है, स्काउट बी होती है, स्काउट बी बोलते हैं उसको। वो क्या करती है? वो उसका काम यही होता है कि जाके देखो कि किस फूल में मकरंद है, फिर हमको बताओ, फिर हम जाके ले, ठीक है, या वो अपना ही खोज के ले आएंगे। तो जिस फ्लावर में मकरंद होता है, नेक्टर होता है, जब ये स्काउट बी वहां जाती है तो उसकी खुशबू से, ओडर से वो पहचान लेती है, वो खुशबू से कि उसमें नेक्टर है, फिर वहां डांस करती है, डांस। तो जो दूसरी मक्खियां होती हैं उसके डांस से पहचान जाती हैं कि फ्लावर नजदीक में है कि दूर में है। अगर मान लीजिए फ्लावर यहीं पर है तो वो जो डांस होगा वो राउंडिंग में होगा, राउंडिंग, गोल गोल घूमेंगे। इसका मतलब क्या है? फ्लावर वहीं है, कहीं दूर नहीं है। फ्लावर जहां घूम रहे हैं हम गोल गोल, वहीं फ्लावर है, दूर नहीं है। और फिर अगर डिस्टेंस पर फ्लावर है तो उसके लिए वो डांस दूसरा होता है, वैगल डांस, ठीक है। तो अलग अलग वैरायटी का डांस करते हैं, उस हिसाब से पता लग जाता है कि कितना दूर ये फ्लावर है। समझ में आया? तो ये इनका ये केस है। तो ये लिखेंगे कैसे होता है, यहाँ इस कैसे को लिख लीजिएगा। अच्छा, नेक्टर लेने की, नेक्टर को क्यों लेती हैं? अरे कोई बी है, नेक्टर लेने क्यों जाती है? न्यूट्रिशन के लिए। तो नेक्टर लेने का मकसद क्या है इसका? न्यूट्रिशन। कैसे नेक्टर लेती है? ये फ्लावर से कैसे पता लगता है कि नेक्टर है? तो उसमें बाय डांस ऑफ स्काउट बी, स्काउट बी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ये छूट गया, इसको लिख लीजिएगा अपने आप। और एक लास्ट है इसमें, एक और दिया हुआ है, हाउ डज द कैक्टस, कैक्टस में कांटे क्यों होते हैं? ठीक है, कैक्टस में थॉर्न्स क्यों होते हैं? अरे भाई कांटे क्यों हैं? बचाव के लिए हैं।
प्रोटेक्शन के लिए है, प्रोटेक्शन। दूसरा कारण बता सकते हैं, फ्लावर में कांटे क्यों होते हैं? ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करने के लिए। डेजर्ट का प्लांट है, पातियां लीव्स स्पाइन्स में चेंज हो जाती है, कांटों में बदल जाती हैं, ठीक है। हाँ, टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब कैसे होगा ये? तो कैसे कांटा बनेगा? तो लीफ होगी ना, लीफ वो चेंज हो जाएगी स्पाइन में, ठीक है। यहाँ पर कैक्टस में जो लीफ हैं उनसे क्या है, स्पाइन्स या बनते हैं, थॉर्न। और एक और लास्ट, हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइजेज हर ओन मदर? जो चिक है वो अपनी माँ को कैसे पहचानता है? बता सकता कोई? हाँ, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है, तो नाम नहीं याद आ रहा, एक टर्म है उसके लिए, और उसका मतलब बता देता हूँ। जैसे चिक है, जब चिक बच्चा जो है अंडा तोड़ करके बाहर निकलता है, हैचिंग, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है, हैचिंग होती है, ठीक है। तो जब बाहर आएगा तो बगल में कौन रहेगा बताइए? माँ ही तो रहेगी, और कोई दूसरा तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो उसके स्पर्श से, मतलब मदर के स्पर्श से बच्चा जान जाता है ये मेरी माँ है। दूसरा है कि भाई आवाज निकालती है ना, जानवर भी आवाज निकालते हैं अलग अलग तरीके की, ठीक है। तो हर जानवर की आवाज जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, तो उसकी कुछ आवाज से या उसके स्पर्श से वो पहचान जाते हैं, ठीक है। वो चूजा पहचान लेता है कि ये मेरी माँ है, और कुछ नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ये है, हालांकि इससे क्वेश्चन आता नहीं है ज्यादा, आगे आ जाइए उस पर। अब जहां से क्वेश्चन आएगा वो देखिए, अगला पेज। अब सीधे आना है, इकोलॉजी क्या होती समझना है, ठीक है। अब क्या समझना है? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को देखिए, ये एक साइंस की ब्रांच है, ध्यान सुनिएगा। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? इंटरेक्शन, संबंध को समझते हैं। वी स्टडी द इंटरेक्शन, किसके बीच में? जीवों के बीच में, जीवों का अपने पर्यावरण के बीच में, ठीक है। समझ में आया? मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, ये है क्या, देखिए पहले आप डेफिनेशन लिखिए। इंटरेक्शन बिटवीन, किसके बीच का है? ऑर्गेनिजम्स, जीवों के बीच का इंटरेक्शन, एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर environment। एक जीव का दूसरे जीव से इंटरेक्शन मतलब संबंध क्या है? इस धरती पर कोई जीव अकेले नहीं रह सकता है, ये भी चीज पता होना चाहिए, ठीक है। हर जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, हम पौधों पर निर्भर हैं, ठीक है, और पौधे हम पर निर्भर है नहीं है, हर जीव दूसरे पर निर्भर होता है। तो इनके बीच में क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और कोई जीव अपने इन्वायरमेंट से क्या संबंध रखता है। इन्वायरमेंट का यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, देखिए। हाँ, ए बायोटिक, कौन सी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं? ए बायोटिक। इन्वायरमेंट में दो चीजें होती हैं, परितंत्र इसको हिंदी में कहते हैं। बायोटिक पार्ट भी होता है और ए बायोटिक। यहाँ ए बायोटिक की बात कर रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन, ये भी क्या है? ऑर्गेनिज्म। एक जीव का दूसरे जीव के बीच में संबंध, दो जीवों के बीच के संबंध को भी इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म और किसका? ए बायोटिक इन्वायरमेंट। ए बायोटिक का मतलब समझते हैं? हाँ, मिट्टी, हवा, तापमान, बारिश, ये सब ए बायोटिक है। हमारे चारों तरफ जो दिख रहा है और जो चीज निर्जीव है वो सब ए बायोटिक कंपोनेंट है। किसका? इकोसिस्टम का, इन्वायरमेंट का। समझ में आया? तो ऑर्गेनिज्म का ए बायोटिक से क्या इंटरेक्शन है, ठीक। इसका, इन दोनों का मतलब समझ रहे हैं ना, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से। दो जीव
एक दूसरे पर निर्भर हैं कि नहीं है, तो उनके बीच में संबंध है कि नहीं, उसी संबंध को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। या तो ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक से इंटरेक्शन। अब इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन क्या होता है बताएंगे? हमारे पर्यावरण से क्या इंटरेक्शन है? अरे भाई अभी लाइट कट जाए ना, टेम्परेचर बढ़ जाए तो टेम्परेचर नॉन लिविंग चीज है, हम स्वेटिंग करने लग जाएंगे, पसीना बहा लेंगे तुरंत ही। ठंडी चालू हो जाए तो कपकपी चालू हो जाएगा, नहीं होगा। धूप में चले जाएंगे तो गर्मी लगने लगेगी। तो वो सारी चीजें नॉन लिविंग है, उनसे हम इंटरेक्ट कैसे हो रहे हैं? वो हमको प्रभावित कर रही हैं और हम उनको प्रभावित करते हैं। कैसे? हम एसी चलाते हैं और जो है फ्रिज चलाएंगे तो उसमें जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो हम अपने एनवायरमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, एनवायरमेंट हमको अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, मिट्टी है, मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स हैं। अगर मिट्टी में मिनरल्स की कमी हो जाए तो पौधे पर की ग्रोथ पर फर्क पड़ जाएगा कि नहीं पड़ेगा? तो मिट्टी के मिनरल्स क्या है, वो नॉन लिविंग चीजें हैं, उन्होंने पौधे की ग्रोथ को प्रभावित किया, नहीं किया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर घट जाए, बढ़ जाए तो फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाएगी, पानी कम हो जाए तो पौधे मर जाएंगे। ये पानी क्या है, एबायोटिक है, किसको फर्क डाल रहा है? बायोटिक को डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, ऑर्गेनिज्म को डाल रहा है ना। तो ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक के बीच में संबंध समझ में आया होगा। ठीक, एबायोटिक और एबायोटिक के बीच का रिलेशन को भी इकोलॉजी बोलते हैं। एक नई चीज है, देखिए, एबायोटिक और एबायोटिक एनवायरमेंट के बीच के संबंध को भी इकोलॉजी कहते हैं। ये चीज समझ में आती है? जैसे देखिए, तेज धूप पड़ रही है अगर, तो सॉइल में पानी कम हो जाएगा। बताइए, धूप एक नॉन लिविंग फैक्टर है कि नहीं है? पानी एक नॉन लिविंग है। धूप का पानी से संबंध है कि नहीं है? धूप तेज पड़ेगी, मिट्टी में पानी कम होगा। बारिश ज्यादा आएगी तो मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी। ठीक है, तो एक नॉन लिविंग दूसरे नॉन लिविंग को भी अफेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो ये एबायोटिक और एबायोटिक के बीच में भी इंटरेक्शन है, लेकिन ये ज्यादा दिया नहीं है। ये आपको दो चीजें समझनी है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया इकोलॉजी। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या चीज, जोर से बोलेंगे। वही फिजिकल है, एबायोटिक ही फिजिकल है। ये जो तापमान, टेम्परेचर है, लाइट है, ये फिजिकल फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है? जितने जानवर दिख रहे हैं हमारे आसपास में, कीड़े मकोड़े, वो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं सब। ठीक है, एनवायरमेंट में यही फिजिकल बोल सकते हैं, यही है फिजिकल। ठीक है, गाय है, घास खा रही है, ये कौन सा इंटरेक्शन है? ये वाला। समझ में आया? एक एनिमल एक प्लांट को खा रहा है। ठीक, प्लांट एनिमल को खा सकता है कि नहीं खा सकता है? क्यों? प्लांट एनिमल को खाएगा कि नहीं खा सकता है? कैसे बताइए? एग्जाम्पल, इंसेक्टिवोरस प्लांट है भाई। ठीक है, इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट हैं। ठीक है, तो वो भी इंटरेक्शन है, वो भी रिलेशन हो गया। आगे समझाया गया है कि इकोलॉजी को समझने में 4 लेवल काम करते हैं। अभी जो बताया था, यहां मैंने 4 से ज्यादा बना दिया था। ज्यादा में एक ये इकोसिस्टम गायब कर दिया आपकी वाले में। यहां जो लिखा है, इन्होंने बोला है कि 4, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। इकोसिस्टम को गायब कर दिया है। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम बायोम में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। इकोसिस्टम जो बायोम है वो भी इकोसिस्टम ही है, लेकिन बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए उसको हटा दिया है यहां से। तो 4 लेवल्स ऑफ इकोलॉजी पढ़ते हैं। ये आता क्वेश्चन कि इकोलॉजी के कितने लेवल हैं? 4 स्तर हैं, 4 स्तर हैं, 4 स्टेज हैं। 4 लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के 4 लेवल। ठीक है, वही ऑर्गेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरा लेवल कौन सा हो गया? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। ठीक, और तीसरा है कम्युनिटी, कम्युनिटी, और चौथा है बायोम। इसमें वो नहीं पढ़ते हैं क्या चीज? इकोसिस्टम, क्योंकि बायोम ही इकोसिस्टम है। सबसे छोटा स्तर कौन सा है? ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ा स्तर होता है बायोम।
बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म यूनिट है ये, ठीक है। हाँ, ये यूनिट है और सबसे स्मॉलेस्ट लेवल भी लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट लेवल है, स्मॉलेस्ट लेवल है और यूनिट ऑफ इकोलॉजी है। लेकिन अगर कहा जाए बताइए बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी विच कैन सस्टेन इन द एनवायरमेंट, तब आंसर क्या होगा? जो एनवायरमेंट में सस्टेन कर सके, टिकाऊ हो। बताएंगे भाई इसके आगे पॉपुलेशन ही है तो पॉपुलेशन होना चाहिए, क्यों? इस धरती पर कोई जीव अकेले नहीं रह सकता है, कोई ऐसी जगह ही पूरे वर्ल्ड में नहीं है जहां कोई जीव अकेले रहता हो। बताइए, सोचिए, कोई जगह है जहां, ठीक है, आप कमरे में बंद हैं, आप अकेले हैं, लेकिन आपके साथ में माइक्रोब टहल रहे हैं हवा में, वो भी आपके साथ में है, नहीं है, ठीक है। तो कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म एक जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर अकेले है तो खाएगा पिएगा क्या, वो सांस क्या लेगा भाई, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए अगर कहा जाए कि स्मॉलेस्ट लेवल यूनिट कौन सा है जो सस्टेन करता है एनवायरनमेंट में, जो रह सकता है अच्छे से, वो है पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म अकेले नहीं रह सकता है, समझ में आया? ऑर्गेनिज्म अकेले सरवाइव नहीं कर सकता है, और जब एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म हो गया तो जाहिर सी बात है क्या बन गया, पॉपुलेशन बन गया। तो ऑर्गेनिज्म